नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। ईरानी युद्ध पोत IRIS लावन कोची में सुरक्षित। अमेरिका इजराइल हमलों के बीच भारत बना सुरक्षित पनाहगाह। महासंग्राम का 8वां दिन, खंडर बनता तेहरान। 5,000 बमों की बारिश और खामनेई के बाद अब क्या। अहमदाबाद में महामुकाबला, भारत बनाम न्यूजीलैंड। क्या टीम इंडिया रचेगी इतिहास। कर्नाटक में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन, देश का पहला राज्य बना। बिहार में नीतीश युग का अंत, 10 से 14 मार्च के बीच इस्तीफा। जेडीयू विधायकों के सामने भावुक हुए सीएम। अब खबरें विस्तार से। एक तरफ जहां मध्य पूर्व भीषण युद्ध की आग में जल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत का कोची बंदरगाह एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मिशन का केंद्र बन गया है। ईरान का युद्धपोत IRIS लावन फिलहाल भारतीय नौसेना की निगरानी में कोची में मौजूद है। ANI ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि युद्ध के शुरुआती दिन यानी 28 फरवरी को ईरानी युद्धपोत में गंभीर तकनीकी खराबी आ गई थी। संकट में फंसे ईरान ने तुरंत भारत से मदद मांगी। वैश्विक तनाव और रणनीतिक समीकरणों को देखते हुए भारत ने मानवीय आधार पर 1 मार्च को जहाज को रुकने की अनुमति दी, जिसके बाद 4 मार्च को ये कोची पहुंचा। फिलहाल IRIS लावन के 183 क्रू मेंबर कोची में भारतीय नौसेना की सुविधाओं में ठहरे हुए हैं। भारत ने न केवल जहाज की मरम्मत की अनुमति दी, बल्कि इन नौसैनिकों की सुरक्षा और देखरेख की जिम्मेदारी भी उठा रहा है। गौरतलब है कि ये जहाज हाल ही में भारत में आयोजित मिलान 2026 और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू जैसे बड़े नौसैनिक अभ्यासों का हिस्सा रहा था। ईरान की चिंता वाजिब है। कुछ ही दिनों पहले भारत से लौट रहे एक ईरानी युद्धपोत IRIS देना को श्रीलंका के पास अमेरिकी हमलों का शिकार होना पड़ा था। उस हमले में 87 ईरानी नौसैनिकों की जान चली गई थी। ऐसे में IRIS लावन का भारतीय बंदरगाह पर होना उसे संभावित हमलों से सुरक्षा प्रदान कर रहा है। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच एक ईरानी युद्धपोत को पनाह देना भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को दर्शाता है। ये कदम न केवल भारत ईरान के पुराने रिश्तों की मजबूती दिखाता है, बल्कि संकट में समय भारत की एक भरोसेमंद वैश्विक खिलाड़ी की छवि को भी पुख्ता करता है। मध्य पूर्व में बारूद की गंध और आसमान में बरसती मिसाइलों के बीच आज ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के साझा सेना अभियान का 8वां दिन है। 28 फरवरी 2026 को शुरू ये जंग अब तक की सबसे विनाशकारी दौर में पहुंच चुकी है। शुक्रवार को भी इजरायली और अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के रणनीतिक ठिकानों, परमाणु केंद्रों और सैन्य डिपो को निशाना बनाया। सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार पिछले 72 घंटों में अमेरिका और इजराइल ने 5,000 से ज्यादा गाइडेड बम और मिसाइलें दागी है। हमले इतने सटीक और भीषण है कि ईरान के कई शहर मलबे के ढेर में तब्दील हो गए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस युद्ध का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब जंग के शुरुआती दौर में ही ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खamenei की मौत की पुष्टि हुई। उनके निधन के बाद ईरान के भीतर न केवल शोक की लहर है, बल्कि सत्ता के शीर्ष पर एक बड़ा शून्य पैदा हो गया है। हालांकि इसके बावजूद ईरानी सेना पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान ने भी इस चौतरफा हमले का जवाब अपनी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोनों से दिया है। खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजराइल के मुख्य शहरों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ईरान का दावा है कि उसने इजराइल के डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर प्रहार किया। अमेरिका और इजराइल के इस साझा हमले ने पूरी दुनिया को 2 धड़ों में बांट दिया है। जिस रफ्तार से ये युद्ध आगे बढ़ रहा है, उसने तीसरे विश्व युद्ध की आकांक्षाओं को जन्म दिया है। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट का सबसे बड़ा महाकुंभ अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। 7 फरवरी को 20 टीमों के साथ शुरू हुआ यह सफर अब 8 मार्च को दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खत्म होगा। खिताबी भिड़ंत होगी मेजबान भारत और जज्बे से भरी न्यूजीलैंड के बीच। मेजबान भारत ने टूर्नामेंट की शुरुआत अमेरिका के खिलाफ की, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव की 84 रनों की पारी ने टीम को मुश्किल से निकाला। ग्रुप स्टेज में नामीबिया, पाकिस्तान और नीदरलैंड को रोकने के बाद भारत सुपर 8 में पहुंचा। अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली करारी हार ने
टीम को झकझोर दिया, लेकिन इसके बाद मैन इन ब्लू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जिम्बाब्वे के खिलाफ 256 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया और फिर वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल का टिकट पक्का किया। मुंबई में हुए सेमीफाइनल में भारत ने 253 रनों का विशाल स्कोर बनाया। इंग्लैंड के युवा सनसनी जैकब बेथेल ने शतक जड़कर भारत की धड़कनें बढ़ा दी थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने आखिरी ओवरों में धैर्य बनाए रखा और महज 7 रन से मैच जीतकर फाइनल में एंट्री की। कीवी टीम का सफर किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रहा। ग्रुप स्टेज में अफगानिस्तान और यूएई को हराने के बाद उन्हें भी अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका से हार झेलनी पड़ी। सुपर 8 में बारिश और हार के बीच न्यूजीलैंड का भविष्य श्रीलंका की जीत पर टिका था। श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया और बेहतर रन रेट के आधार पर न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में कीवियों ने जो किया उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। साउथ अफ्रीका के 170 रनों के लक्ष्य को न्यूजीलैंड ने महज 12.5 ओवर में चेंज कर फाइनल में अपनी दावेदारी ठोक दी। दिलचस्प बात यह है कि भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही इस वर्ल्ड कप में अहमदाबाद के मैदान पर साउथ अफ्रीका से हार चुके हैं। अब इसी मैदान पर दोनों की किस्मत का फैसला होगा। बच्चों के भविष्य और उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कर्नाटक सरकार ने एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को बजट भाषण के दौरान ऐलान किया है कि अब राज्य में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। कर्नाटक ऐसा कड़ा कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सीएम सिद्धारमैया ने विधानसभा में चिंता जाहिर करते हुए कहा कि बच्चों में मोबाइल और सोशल मीडिया की लत तेजी से बढ़ रही है। इसका सीधा असर उनके व्यक्तित्व, पढ़ाई और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। सरकार का मानना है कि सोशल मीडिया के अनियंत्रित उपयोग से बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है, जिसे रोकने के लिए ये डिजिटल कर्फ्यू जरूरी है। कर्नाटक की इस पहल के बाद आंध्र प्रदेश ने भी इसी दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को विधानसभा में जानकारी दी कि उनकी सरकार भी 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने का ड्राफ्ट तैयार कर रही है। दक्षिण भारत के 2 बड़े राज्यों का यह फैसला पूरे देश के लिए एक नजीर बन सकता है। सिद्धारमैया सरकार का ये मास्टर प्लान सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बच्चों के चरित्र निर्माण की नींव है। सरकार फिलहाल इस बैन के तकनीकी रूप से लागू करने के लिए विशेषज्ञों के साथ मिलकर गाइडलाइन तैयार कर रही है। बहुत जल्द इसके नियम सार्वजनिक किए जाएंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उम्र की पुष्टि के लिए क्या कदम उठाने होंगे। बिहार की राजनीति में पिछले 2 दशकों से सत्ता के केंद्र में रहे नीतीश कुमार अब अपनी विदाई की पटकथा लिख चुके हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 से 14 मार्च के बीच अपने पद से आधिकारिक तौर पर इस्तीफा दे सकते हैं। राज्यसभा के लिए नामांकन के बाद अब नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बीजेपी और जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व के बीच गहन मंथन शुरू हो गया है। पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास में जेडीयू विधायकों और मंत्रियों की हाई प्रोफाइल बैठक हुई, जो भावनाओं के सैलाब में बदल गई। बैठक के दौरान जब नीतीश कुमार ने अपने राज्यसभा जाने के फैसले की पुष्टि की, तो कई विधायक विरोध में खड़े हो गए। विधायक विनय चौधरी के अनुसार माहौल इतना भावुक था कि मुख्यमंत्री को विदा होते हुए देखकर कई विधायक रोने लगे। विधायकों की भावुक अपील और फैसले को वापस लेने की मांग पर नीतीश कुमार टस से मस नहीं हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर अपने साथियों से कहा, अब छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं राज्यसभा जा रहा हूं, लेकिन वहां से भी सब देखता रहूंगा। नीतीश के इस सख्त स्टैंड ने साफ कर दिया है कि उनका दिल्ली जाना अब पत्थर की लकीर है। इस बैठक का सबसे बड़ा पॉलिटिकल टेक अवे रहा नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सक्रिय राजनीति में एंट्री। नीतीश कुमार की मौजूदगी में जब निशांत को राजनीति में एंट्री लाने का प्रस्ताव रखा गया, तो सभी विधायकों ने एक स्वर में हाथ उठाकर इसकी सहमति दी। तय माना जा रहा है कि 8 मार्च को निशांत कुमार औपचारिक रूप से जेडीयू ज्वाइन करेंगे, जिससे बिहार की राजनीति में एक नए उत्तराधिकारी का उदय होगा। नीतीश के इस्तीफे के बाद बिहार की कमान किसके हाथ में होगी, इसे लेकर कयासों का बाजार गर्म है। क्या बीजेपी का कोई चेहरा सीएम बनेगा या जेडीयू अपना दावा बरकरार रखेगी? निशांत कुमार की भूमिका क्या होगी? इन सभी सवालों के जवाब अगले 72 घंटों में मिलने की उम्मीद है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़े या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।